नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। नेपाल भारत के खिलाफ चाइना का मोहरा बन चुका है और ये खुले में आ गया है। सही बात बता रहा हूँ। ये अगर हम ये जो हमारे जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को देखें ना, तो चाइना जो है जितने भी पैंतरे हैं भारत के खिलाफ, छोटे-छोटे देशों को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ ये कर रहा है। और देखिए टाइमिंग देखिए चाइना का, ठीक भारत के इलेक्शंस चल रहे हैं, इसी वक्त वो ये सारी हथकंडे अपना रहा है। अगर हम बात करेंगे मालदीव्स हो, नेपाल हो, ये सारे हथकंडे देखिए अभी कर रहा है। लेकिन बात क्या है कि नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार भी जीत के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो उनका। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे, ये बात तो तय है। लेकिन बनने के बाद चाइना की मुसीबत तो बढ़ेगी बढ़ेगी, नेपाल भी उसमें फंस सकता है। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज मैं नेपाल को बिल्कुल एक्सपोज करके रखूँगा आपके सामने। वो चाइना के साथ मिलकर क्या क्या हथकंडे अपना रहा है, तो बने रहे वीडियो में। अब नेपाल जो है चाइना के जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। देखिए ये छोटे छोटे जो देश है, देख भारत के आस पड़ोस में जो भी छोटे छोटे देश है ना, वो जो इमीडिएट गेन है ना, बहुत कम टाइम में जो बहुत ज़्यादा कुछ कमाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो चाइना के साथ दोस्ती कर रहे हैं। और चाइना तो बैठा ही है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो जाल बिछा के बैठा हुआ है कि आ भाई मेरे जाल में आके फंस जा। तो इसी तरह से फिर क्या करता है चाइना एजेंडे सेट करता है उन्हीं देशों के साथ मिलके भारत के खिलाफ। मैं आपको अभी अगर देश भी गिना दूं तो पहले देखिए, पहले पाकिस्तान, श्रीलंका, फिर मालदीव्स, अब नेपाल। हम इन चार देशों की ही बात कर ले। पहले दो देश की बात अगर करें हम, उनका क्या हुआ, उनका जो है दोस्ती चाइना के साथ बहुत ज़्यादा हो गया था और फिर आखिर में क्या हुआ, इकोनॉमिक कोलैप्स। तो चाइना के संगत का असर। अब इन्हें देख के तो सीखा नहीं है दूसरे देशों ने। अब हुआ क्या, अब मालदीव्स जो है पहले बहुत ज़्यादा अभी दोस्ती करना चाहता है चाइना के साथ। तो उनके यहाँ एक प्रो चाइना जो प्रेसिडेंट बने हैं, मोहम्मद मोइज़ू, वो गौर कीजिएगा, वो जब गए चाइना, ठीक उसी वक्त उनके 2-3 प्यादे वहाँ के, उन्होंने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बहुत अनाप शनाप पोस्ट किया था। तो फिर उसके बाद वो गए, पहुँचे चाइना। तो जब चाइना पहुँचे, उनको ज़रूर लगा होगा कि सरदार शाबाशी देगा, देखिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, उसके खिलाफ कैसे बुलवा दिया। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो चाइना को भी लगा कि हाँ यार, ये तो बहुत ही अच्छा हमारे काम का आदमी है। तो फिर उसके साथ उन्होंने एग्रीमेंट वगैरह कुछ किया, वो वापस आ गया। वापस आने के बाद उसने टर्की से ड्रोन खरीदे। ड्रोन के बाद फिर क्या हुआ ना, जो मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ था उसके चाइना के साथ, उसके साथ वो चाइनीज़ जो स्पाई शिप, उसको भी बुला लिया। तो भारत के खिलाफ एंटी इंडिया जो स्टैंड, बिल्कुल उसने एजेंडा के तौर से उसने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, चाइना के एजेंडे के तौर पे। फिर जब नेपाल की बात हम करते हैं, देखिए नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड का जो सरकार दोबारा से बना नेपाल में। अब पहली सरकार क्या था, वो था उनके पार्टी को नेपाली कांग्रेस सपोर्ट करता था। अब प्रचंड ने क्या किया, नेपाली कांग्रेस के साथ अलायंस तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि केपी शर्मा ओली जो कि दूसरे कम्युनिस्ट नेता हैं उनके देश में, नेपाल के, उन्होंने सपोर्ट किया। जब उन्होंने सपोर्ट किया तो वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब दोबारा के प्राइम मिनिस्टर जब बन गए, 100% कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। अब चाइना को लगा अभी सही वक्त है, केपी शर्मा ओली मेरा आदमी, वो सपोर्ट कर रहा है प्रचंड को। प्रचंड की चाबी मेरे मुट्ठी में। कैसे? अगर प्रचंड कुछ गड़बड़ करेगा तो केपी शर्मा ओली को बोलूँगा कि उससे सपोर्ट हटा दे, उसके गवर्नमेंट गिर जाएगा। तो ये बात हो गई। अब पहले सरकार में प्रचंड के
होम मिनिस्टर हुआ करते थे नारायण काजी श्रेष्ठ। उस टाइम उन्होंने बहुत सारी ऐसी कार्रवाई की थी चाइनीज सिटीजन्स के अगेंस्ट में जो कि चाइना को पसंद नहीं था। तो चाइनीज जो एम्बेसडर जो है नेपाल में, उसने क्या किया, उन्होंने शिकायत लगाया था प्रचंड को, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को। तो ये चीज़ नारायण काजी श्रेष्ठ को पसंद नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, जब 100% कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गया तो नारायण काजी श्रेष्ठ जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अभी दोबारा से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बना दिया गया। जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बना दिया गया, स्वेरिंग इन हुआ पहले हफ्ते मार्च महीने के इसी साल। 1-1.5 हफ्ते के बीच ही चाइना ने बुला भेजा, भाई आ जाओ, मुझे मिल के जाओ। अब वो क्या करेंगे, अब तो जाना पड़ेगा। प्रचंड ने कहा हाँ भाई जाओ, जाके मिल के आओ, देखो हमारे आका क्या बोल रहे हैं, और जो बोलेंगे सुन के चुपचाप आ जाना और हम उसी तरह से काम करेंगे। शायद ये कहा होगा उन्होंने। फिर वो पहुंच गए चाइना। चाइना पहुंचने के बाद वो रहे 1 हफ्ता 10 दिन तक रहे। अब वहाँ रहने के बाद बातचीत हुई, बहुत सारी इश्यूज में बातचीत हुई, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर, जैसे कि BRI हो और दूसरे कई सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बातचीत हुई। और चाइना ने कहा है कि भाई हम सब कुछ करेंगे लेकिन तुम्हें हमारा कुछ काम करना पड़ेगा। ये शायद उन्होंने कहा है कि चाइना से नेपाल वापस आने के बाद उनका जो नेपाल का जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, प्रचंड का जो गवर्नमेंट, उसका रवैया भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा बदल गया है। देखिए अब जो नेपाल जो हथकंडे अपना रहा है वो बिल्कुल दिख रहा है नज़रों के सामने, और वो सारी जो हथकंडे हैं वो प्रो चाइना है, एंटी इंडिया है। अगर हम बात करें, नेपाल ने अभी जो बहुत ज़्यादा मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाया है चाइना के साथ, ये श्रेष्ठ चाइना से आने के बाद ये दिख रहा है। क्यों? क्योंकि न अभी पीपल्स लिबरेशन आर्मी और नेपाल के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके बीच बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम होना शुरू हो गया है। अगर देखा जाए तो ये जो आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स है, APCs बोलते हैं, नेपाल का जो आर्मी है वो खरीद रहे हैं चाइना से। चाइना से किस कंपनी से खरीद रहे हैं? वो नोरिनको करके एक कंपनी है। वो कौन सी कंपनी है? वो वही कंपनी है जो कि अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है। ब्लैक लिस्ट क्यों कर रखा है? क्योंकि ना वो ऐसे ऐसे सामान बना के भेजता है ऐसे देशों में जहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। जैसे कि वो पाकिस्तान को बेच रहा था न्यूक्लियर कंपोनेंट्स, तो अमेरिका ने उसको बैन कर रखा है, ब्लैक लिस्ट कर रखा है। उसी कंपनी से नेपाल अभी खरीदने की कोशिश कर रहा है ये APCs। देखिए ये जो APCs थे ये भारत से भी वो खरीद सकते थे। भारत के जो APCs जो बेच रहा था, नेपाल को बेचने के लिए तैयार था, वो जो चाइना से खरीदने वाला था उससे बहुत कम दाम में वो खरीद सकता था। लेकिन नेपाल ने कहा कि नहीं, हम चाइना से खरीदेंगे, वो भी लगभग 40-45 मिलियन डॉलर्स उस पर खर्च करेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं करप्शन नज़र आ रही है। अब हुआ क्या है, थोड़ी देर के लिए वो बंद हो गया कि खरीदारी बंद होगी। अब वो कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा लॉबिंग कर रहा है कि नहीं, अब एक काम कीजिए, अब कोई और कॉम्पिटिटर को मत लाइए, हम ही बेचेंगे आपको। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो जालसाजी हो रही है उसमें। तो अब नेपाल खरीदेगा आर्मर्ड व्हीकल्स, जो आर्मर्ड कैरियर्स इससे, चाइना से। अब इसके अलावा चाइना अभी क्या कर रहा है, जो एम्यूनिशन जो है उसके फैक्ट्री बिठाएगा नेपाल में। अब एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का क्या मतलब है भाई? डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम करो ना तुम, उनके यहाँ गोला बारूद मैन्युफैक्चर करके क्या फ़ायदा है? लोगों का क्या फ़ायदा होगा नेपाल में? क्यों कर रहे हो? कौन खरीदेगा नेपाल से गोले बारूद? भाई बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं जो दुनिया भर में गोले बारूद बेच सकते हैं, और नेपाल क्या नॉर्थ कोरिया को बेचेगा? अगर ये हथकंडे अपनाएगा नेपाल तो उसके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, क्योंकि जिन देशों के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं
उन देशों को अगर तुम गोले बारूद बेचोगे तो तुम भी मुसीबत में पड़ोगे। ईरान को बेचेगा, किसको बेचेगा नेपाल? ये बात हो गई। अब इसके अलावा वो दोनों देशों के बीच जो है वो क्या बोलते हैं उसको, आर्मी या मिलिट्री ड्रिल वगैरह वो करेंगे, वो तो ठीक है, वो कर सकते हैं। अब ज़्यादा कोऑपरेशन अब पीएलए आर्मी के साथ, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ नेपाली आर्मी करेगी, और इसके चलते कम से कम 90 से 100 लोग जो नेपाली आर्मी के अफसर हैं वो जाएंगे चाइना ट्रेनिंग लेने, और उसी तरह से पीएलए के आर्मी के जो लोग हैं वो आएंगे नेपाल में आर्मी के लोगों को ट्रेन करने। तो मार्च महीने के बाद ये गतिविधियां जो है, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई है। ये बात गौर कीजिए कितना मिलता जुलता है, पैटर्न देखिए। मालदीव्स में भी यही मिलिट्री वाली बात जो है वहाँ पे भी हुई है, मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ है, वहाँ पे भी वो सप्लाई करेंगे मिलिट्री के इक्विपमेंट एट नो कॉस्ट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करेंगे मालदीव्स को। इसी तरह से देखिए नेपाल को भी फंसा के रखा हुआ है। अब एक एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज बनाएंगे, कितना खर्चा होगा सोचिए। ये सोचने वाली बात है कि लोगों को रोज़गार देना वगैरह वगैरह वो काम नहीं, कुछ और मतलब से ये चल रहा है। तो ये बात होगी। अब नेपाल ने क्या किया? अब नेपाल ने ये किया कि उन्होंने एक नया 100 रुपये नोट छापने का डिसीजन लिया हुआ है। अब इस 100 रुपये नोट में क्या होगा ना, उन्होंने भारत के कुछ टेरिटरी, कुछ जगह हैं भारत के टेरिटरी के अंदर, उसको अपने मैप में वो दर्शा के उसको छापेंगे। कौन कौन सी जगह है ये जगह है हमारे उत्तराखंड के जो राज्य के भीतर है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो 3 जगह, वो है लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा। ये 3 जगह है, वो उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। नेपाल ने क्या किया है, अपने मैप में वो दर्शा के अभी 100 रुपये के नोट पे छापेगा। 1 साल लगेगा नोट आने के, लेकिन डिसीजन, कैबिनेट डिसीजन हो गया, प्रचंड ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब इसके रिएक्शन में हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि ना हमारा जो है नेपाल के साथ अभी भी जो सीमा को लेके डिस्कशंस चल रहे हैं, जो नेपाल और भारत के बीच। तो उन्होंने कहा है कि आवर पोजिशन इज़ वेरी क्लियर विथ नेपाल, वी आर हैविंग डिस्कशंस अबाउट आवर बाउंड्री मैटर्स थ्रू एन एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म। इन द मिडल ऑफ दैट दे यूनिलैटरली टुक सम मेजर्स ऑन देयर साइड। इसका मतलब यह है कि भारत और नेपाल के बीच डिस्कशन, बॉर्डर इशू को लेकर डिस्कशंस चल रही थी। इसी बीच नेपाल ने अपनी ओर से ये डिसीजन लिया है कि मैप को छापेंगे नोट पे। तो इतनी जल्दबाजी किस लिए थी? जब बातचीत चल रही थी, डिस्कशंस चल रही थी, तुम्हें इतनी जल्दी क्या पड़ी कि तुम ये मैप छाप रहे हो? भारत के खिलाफ ये एक्शन क्यों लिया तुमने? तो इसका जो अल्टीरियर मोटिव है, देखिए वही चाइना का लिंक, चाइना के जाल में फंस चुके हैं। चाइना जो कहता है वो करते हैं। तो ये 3 जगह को लेके इशू क्या है मैं बताता हूँ। इसका थोड़ा इतिहास ये है कि ये 2020 की बात है, साल 2020 वहाँ क्या हुआ है कि भारत ने एक दारचूला, उत्तराखंड में एक जगह दारचूला से लेके उस लिपुलेख के पास के थ्रू हमने एक सड़क बनाई, 90 किलोमीटर वो सड़क का लंबाई है। तो वो जाएगा, ये इससे हमारे सुविधा हो जाएगी कि हमारे जो पिलग्रिमेज के लिए मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर तिब्बत में पड़ता है, इसी रूट से आना जाना होगा। ये हमारे लिए सहूलियत हो गया कि हमारे जो पिलग्रिम्स हैं वो जाएंगे कैलाश मानसरोवर इसी रूट से। अब उस टाइम नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया मैप ड्रॉ करा नेपाल का। उसमें उन्होंने ये आपका लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा, इन तीनों को अपने मैप में अपने टेरिटरी बता के उन्होंने
एक छाप दिया और उसको अपने पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू पास कर दिया। उससे पहले वो उनके मैप में नहीं था, नेपाल के मैप में। अब ये जब हो गया, अब प्रचंड का ये डिसीजन आ गया, इन्होंने भी कैबिनेट में मंजूरी करके नोट पे छापने की बात कर दी। देखिए, मैंने कहा कि चाइना का हाथ ज़रूर होगा, इसके खिलाफ जो है नेपाल के खुद के उनके जो रिजर्व बैंक हो, जो उनका जो सेंट्रल बैंक है, उनके पूर्व ऑफिसर्स हो या पूर्व मंत्री हो, ये इसके अगेंस्ट में है। क्योंकि ना ये एक अननेसेसरी प्रोवोकेशन है, भारत को अननेसेसरीली वो प्रोवोक कर रहे हैं। शांतिप्रिय देश लोग, नेपाल के लोग शांतिप्रिय लोग हैं, बुद्धा का देश है वो, हिंदू राष्ट्र है वो, और ये कम्युनिस्ट जो है ये चाहते हैं कि भारत के साथ कुछ करे, पंगे ले। किसके इशारे पे? चाइना के इशारे पे। ये बात हो गई। अब चाइना के जाल में तो फंस चुका है नेपाल। अब नेपाल जो है वो अपने सिटीजन्स के बारे में सोच ही नहीं रहा, क्योंकि ना ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उनको सिर्फ चाइना से मतलब है, अपने लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो नेपाल का जो अभी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो नेपाल के लोगों के विरोधी है, वो नेपाल के लोगों का कुछ भला नहीं चाहते हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखिए अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, उसमें क्या है कि नेपाली लड़के गए हैं वहाँ युद्ध लड़ने के लिए। क्योंकि ना देखिए, रशिया ने कहा कि महीने के $2000 दूंगा, आ जाओ भर्ती हो जाओ, तो वो चले गए। और एक बात है कि उन्होंने ये भी कहा था रशिया के गवर्नमेंट ने कि हम तुम्हें रशियन पासपोर्ट देंगे। क्यों? नेपाल का जो पासपोर्ट है वो बहुत, उसका जो रैंकिंग बहुत नीचे है, अगर वो ऐसे कहीं एंट्री नहीं मिलता है उस पासपोर्ट को लेकर, अगर किसी देश में एंट्री ऐसे नहीं मिलता है। लेकिन रशियन पासपोर्ट जो है बहुत ऊपर है, कहीं पे भी आप जा सकते हो रशियन पासपोर्ट लेके। तो ये फ़र्क है, इसीलिए उसके इसमें सिटीजनशिप मिलने के इसमें प्रलोभन में वो चले गए नेपाली लड़के। अब एक CNN का रिपोर्ट बोल रहा है कि कम से कम 15,000 नेपाली लड़के यूक्रेन या रशिया के युद्ध में लड़ रहे हैं। लेकिन नेपाल का गवर्नमेंट का कहना है कि 200 के करीब लड़के लड़ रहे हैं। अब अनकन्फर्म्ड जो रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि 50 से ऊपर लड़के मारे जा चुके हैं या लापता हैं। अब नेपाल चाइना का दोस्त है, चाइना की बड़ी अच्छी दोस्ती है रशिया के साथ। नेपाल अगर बात करता है चाइना रशिया के साथ, तो वो लड़कों को वापस कर दो। आज तक रशिया ने कुछ किया ही नहीं। चाइना को तो बोल सकता है कि चाइना बोले रशिया को, नहीं, चाइना इन सारे मामलों में कभी पड़ता नहीं है। चाइना सिर्फ अपना समझता है, अपना सोचता है, अपने लोगों का सोचेगा वो किसी और देश के लोगों के बारे में नहीं सोचता है। ये बात लेकिन नेपाल के जो कम्युनिस्ट हैं उनको ये बात, वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे। अब ये हो गया बात। देखिए, नेपाल में अभी इंटरनेट जो है वो बंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि ना जो भारत से जो भारतीय कंपनी से जो नेपाल के जो कंपनी खरीदते हैं इंटरनेट, वो उन कंपनियों का बकाया भारत के कंपनी के ऊपर है कम से कम 25 से 30 मिलियन डॉलर्स का। तो वो पेमेंट करेगा तभी ना भारतीय कंपनी थोड़ी ना फ्री में बेच सकते हैं इंटरनेट, इतने पैसों का फ्री में तो दे नहीं सकते। तो वो कैसे चलेंगे कंपनियां? तो इसीलिए बीच बीच में वो इंटरनेट काट रहे हैं, वो मांग रहे हैं कि भाई हमें पैसे दे दो, फिर हम चालू कर देंगे। लेकिन नेपाल का जो सरकार है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो बोल रहा है नेपाली कंपनी को, टेलीकॉम कंपनीज को, कि नहीं, तुम पहले टैक्स भरो, फिर भारत के कंपनी को तुम पैसे अपना दोगे। नेपाल के कंपनियां जो है उन्होंने पैसे ले लिया है नेपाल के लोगों से, और वो देना चाहते हैं भारत को, तो जैसे कि इंटरनेट चलता रहे। लेकिन नेपाल का गवर्नमेंट वहाँ पे टांग अड़ाए हुए है। इसका मतलब यह है कि अब कुछ पंगे करेंगे, कुछ अड़चने करेंगे, फिर क्या होगा? फिर नेपाल इंटरनेट खरीदेगी चाइना से, ये हो सकता है। तो ये एक बात होगी। और एक बात है, नेपाल ने जो टिकटॉक है
वो उसने नेपाल में बैन कर रखा है। वो एक चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन क्या बोला ना, हमारा जो कल्चर बिगाड़ रहा है ये टिकटॉक, हमारे जो परिवार है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ये टिकटॉक। असलियत कुछ और है। चाइना ने ही कहा है नेपाल को कि भाई टिकटॉक बंद कर दे। इसका कारण ये है कि 16 से लेकर 24 साल के उम्र के लड़के लड़कियां जो हैं वो जो है पॉलिटिकल मूवमेंट में अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। किस बात के लेके कि जो नेपाल को दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और राजा को वापस अपनी गद्दी दे दी जाए। इसका मतलब मोनार्की वापस आ जाए और नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाए। अब नेपाल जो है वो क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो वो सोच रहा है कि अगर मोनार्की आ गई और अगर हिंदू राष्ट्र बन गया नेपाल तो फिर गए काम से, वो पावर से फिर से दोबारा हट जाएंगे। तो चाइना भी नहीं चाहता ये बात। तो चाइना के कहने पर ही शायद नेपाल ने टिकटॉक को बैन किया हुआ है नेपाल में। अब क्या है, ये जो कम्युनिस्ट जो है नेपाल में वो हिंदू धर्म को ख़त्म करना चाहती है, बिल्कुल नेपाल के अंदर। देखिए, ये जो कम्युनिस्ट नेता होते हैं ना, बहुत बड़े एक्टर होते हैं। वो जाएंगे हिंदू मंदिर, दिखाएंगे कि भाई देखो मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक शिव भक्त हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन असल में हर एक कम्युनिस्ट नास्तिक होता है, वो भगवान में विश्वास ही नहीं करता है। देखिए, अगर आप कम्युनिस्ट बनोगे, पहली बात आपको माननी पड़ेगी कि आपको आपका धर्म छोड़ना पड़ेगा। आप किसी धर्म पे विश्वास नहीं कर सकते। आप कोई भी कम्युनिज्म की पुस्तक उठा के देख लो, कोई भी कम्युनिस्ट आदमी हो या औरत हो, किसी भी धर्म पे विश्वास नहीं करते हैं। मेरी बात मानिए, आप लोग जाके देखिए। तो इसी तरह से जो है कम्युनिस्ट जो है नेपाल में, वो धीरे धीरे चाइना के साथ मिलके हिंदू धर्म को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे नेपाल में। इससे चाइना का फ़ायदा है, फिर चाइना नेपाल के अंदर आ सकता है ना, इसी कारण से वो ये करना चाहता है। अब भारत क्या कर सकता है इन नेपाल के साथ या चाइना के साथ? भारत के पास बहुत धैर्य है। भारत इंतज़ार कर सकता है और जहाँ चाइना को चोट पहुँचानी है वहीं पे वो पहुँचाएगा। नेपाल से भारत का कोई ऐसे दुश्मनी भी नहीं है और नेपाल और भारत के लोगों के बीच बहुत अच्छी तालमेल है, दोस्ती है। तो भारत का नेपाल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत का प्रॉब्लम है चाइना के साथ। चाइना को नेपाल के अंदर मारने के लिए देखिए चाइना ने क्या किया हुआ है। चाइना ने ये जो गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया हुआ है आपके लुम्बिनी में, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया हुआ है आपके पोखरा में। तो ये दो एयरपोर्ट्स किसने बनाया है, किसने इन्वेस्ट किया है? चाइना ने इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसे चाइनीज़ कंपनी ने लगाए हैं बनाने में। अब आमदनी होगी तभी तो नेपाल लौटा पाएगा। अब आमदनी ज़ीरो हो जाएगी तो नेपाल लौटाएगा कैसे? इसका आमदनी कैसे हो सकता है? अगर भारत बंद कर दे एयर स्पेस कि कोई फॉरेन एयरलाइन भारत के एयर स्पेस के थ्रू आके लुम्बिनी में एयरपोर्ट में या पोखरा एयरपोर्ट में लैंड नहीं कर सकता, तो ख़त्म है कहानी, यहीं पे ख़त्म। कुछ नहीं कर सकता चाइना। क्यों ना? ये जो एडवांटेज जो है ये भारत के पास है, वो कभी भी कर सकता है। और एक बात है, बहुत ज़्यादा अगर पानी सर से ऊपर गया तो क्या हो सकता है? ये देखिए, ये लास्ट ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन क्या है? भारत के भीतर तिब्बत का जो कैबिनेट है, कैबिनेट इन एग्जाइल, वो फंक्शन करता है धर्मशाला में। तो अब होगा क्या कि चाइना जो है कभी भी एक जंग, जो फुल फ्लेज्ड वॉर जो बोलते हैं,
वो भारत के साथ कभी नहीं लड़ेगा। ये ऐसी छोटी मोटी छिछोरे हरकतें करेगा वो। ये लगातार करते ही जा रहा है। उनका जो पहला प्राइम मिनिस्टर जो था जाओ एन लाइक, वहाँ से तब से शुरू होके आज तक शी जिनपिंग वही हथकंडे अपना रहे हैं। छिछोरापन, छोटे छोटे वॉर करते हैं, चुपके से भारत के टेरिटरी में आ जाते हैं और कब्जा कर लेते हैं धीरे धीरे करके। यही सब छिछोरे हरकतें करते हैं। लेकिन भारत अगर मारेगा चोट, बड़ी चोट मारेगा। एक बड़ा युद्ध कर सकता है या डिप्लोमेटिकली मार सकता है। कैसे? तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के तौर पे वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, जो कि भारत का नीति अभी तक नहीं है, लेकिन वो करेगा अगर ज़रूरत पड़े तो। और जब ये हो जाएगा, तिब्बत को अगर रिकॉग्नाइज कर दिया, तो दुनिया भर के और भी देश तिब्बत के इंडिपेंडेंस जो अभी चाइना जो कैप्चर करके रखा हुआ है उसके पीछे लग जाएंगे। ये होगा। दूसरी बात, ताइवान जो है उसके लिए भी लड़ सकता है। तो ये दो चीज़ें, अभी वन चाइना पॉलिसी चल रहा है ताइवान और मेनलैंड के साथ। अब उसको भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे एज ए कंट्री। क्या कर सकता है चाइना? हाथ से गया वो भी, तो ये कर सकता है। अब दूसरी तरह से जो है, एक चाइना अगर इकोनॉमिक वॉर करना चाहेगा उसमें भी वो परास्त होगा, क्योंकि ना वेस्ट जो है वो भी अभी जानने लगा है कि चाइना जो है बहुत ही गंदा एक खेल खेलता है। मैन्युफैक्चरिंग वो करता है, बेचता है और कमाता है दूसरे देशों को और कमाता है खुद। तो इस पे भी अभी धीरे धीरे दुनिया का रवैया बदल रहा है। अभी मैन्युफैक्चरिंग दूसरे और देशों में हो रहा है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है। वो कंट्रीज़ क्या होगी, वो जब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करेगी तो चाइना के ऊपर निर्भर कम करेंगे देश, तो ऑटोमेटिकली चाइना का इकोनॉमी भी ख़त्म होने लगेगा। तो इसलिए अभी वक्त है, अभी जो नेपाल के जो सिटीजन्स हैं उनको अभी जागरूक होना है। उनको अपना जो हिंदू धर्म है उसको बचा के रखना है नेपाल में, क्योंकि ना कम्युनिस्ट्स कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदू धर्म बचे। तो अभी नेपाल के लोगों को चाहिए कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र की ओर लेके जाए और हिंदू राष्ट्र बना ले। नेपाल क्या है, एक बहुत छोटा देश है। कल को अगर चाइना चाहेगा तो नेपाल पे कब्जा कर सकता है। और नेपाल पे क्यों कब्जा करना चाहता है चाइना? क्योंकि वो चाहता है डायरेक्ट एक्सेस भारत के ऊपर। क्यों ना वो सोच रहा है कि ऐसे छोटी मोटी लड़ाई करते करते भारत के इलाकों को कब्जा करेगा। तो ये देखिए, ये क्यों कर सकता है नेपाल को कब्जा चाइना? क्योंकि ना इसने एक बार पहले कर चुका है। 1950 के जो दशक में उसने तिब्बत को ऐसे ही कैप्चर किया हुआ है। तो इस तरह से वो नेपाल को कर सकता है। तो ये थी पूरी नेपाल की जो एंटी इंडिया स्टैंड, और भारत क्या कर सकता है चाइना को चेकमेट करने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बटन पे क्लिक करें, क्योंकि ना मैं अब जब अगला वीडियो लेके आऊँगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।